Welcome to the leading physics platform. Why physics is too much boring? Why physics is too much difficult? अक्सर स्टूडेंट्स ये क्यों कहते हैं कि हमारा प्रीवियस ई कैट एमडी कैट या किसी भी किस्म का कंपटीशन टेस्ट था उसके अंदर सबसे मुश्किल पोर्शन फिजिक्स का रहा है। और स्टूडेंट्स का अक्सर यही क्वेश्चन ही क्यों रहा कि फिजिक्स मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है बनिस्बत दूसरे साइंसी सब्जेक्ट के। और अगर मैं पास्ट पेपर एनालिसिस करूं, मैं चाहे ई कैट उठाऊं, एमडी कैट उठाऊं, ईटा पेपर उठाऊं, किसी भी किस्म का मैं एंट्रेंस टेस्ट पेपर उठा लूं, तो उस पेपर में जो सबसे ज्यादा मिनॉरिटी में स्टूडेंट्स मिलेंगे वो ये कहेंगे कि फिजिक्स आसान थी, वरना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि फिजिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल थी। अब इसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा कि फिजिक्स क्यों टफ लगती है। देखें, मेरा मानना ये है कि असल में उन बच्चों को उस्ताद ऐसा मिला ही नहीं है जिसने उनका दिमाग को एक नए एंगल से सोचने पर मजबूर कर दिया हो, और उनको ऐसा फिजिक्स टीचर मिला ही नहीं है जिसने उनको बताया हो कि किस तरह आप और न्यूमेरिकल फार्मूला के दरमियान कमाल का रिलेशन बना सकते हैं। और कभी ऐसा टीचर उनको मिला ही नहीं होगा जिसने उनको बताया हो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक मखसूस पैटर्न अप्लाई करें और आप अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करके आप नए अंदाज से सोचें तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि अगर आप लीडिंग फिजिक्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो देर किस बात की, जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा कि जब स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं, टीचर से वो न्यूमेरिकल समझते हैं, तो न्यूमेरिकल समझने के बाद वो फील करते हैं कि अब हमें ये थ्योरी और ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ आ गए हैं, लेकिन जब वो घर में आते हैं या जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो जब उनके सामने पेपर आता है, पेपर देखते ही, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देखते ही वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन फिर भी वो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ये न्यूमेरिकल आया कहाँ से है, इसके अंदर फार्मूला लगना कहाँ से है। क्या आपको मालूम है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि एक्चुअली उनके माइंड में ऐसा क्यों हो रहा होता है। अच्छा, तो इन तमाम चीज़ों का आंसर मैं आपको चंद की पॉइंट्स में देने वाला हूं। आपने चंद की पॉइंट्स को सामने रखना है और उनमें सबसे पहला की पॉइंट हमारे पास क्या होगा। पहला की पॉइंट है हमारे पास क्या, आपने सबसे पहले जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं आपने सबसे पहले क्या करना है, उस पूरे चैप्टर की फार्मूला शीट बना लेनी है। क्लियर होगी बात। सपोज मैं यहाँ आपको एक डेमो के तौर पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ और वो न्यूमेरिकल वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में से है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, फार्मूला शीट बना ली। आपको देखें यहाँ फार्मूला शीट नजर आ रही है, यानी वर्क और एनर्जी वाले टॉपिक में मैंने फार्मूला शीट बनाई। उसके अंदर सबसे पहले वर्क का फार्मूला लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर के फार्मूले, जितने 3 पॉसिबल फार्मूले बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर लिख दिया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख दिया, एस्केप वेलोसिटी का, सिमिलरली फाइनली लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख दिया। क्लियर है बात। यानी कि मैंने एक पूरी फार्मूला शीट बनाई वर्क और एनर्जी के हवाले से। ठीक हो गई बात। अब मैंने इस पूरी की पूरी फार्मूला शीट को अच्छी तरह रिकॉल कर लेना है। जब आपको ये लगे कि मैंने ये पूरा का फार्मूला शीट रिकॉल कर ली है, रिकॉल करने के बाद सिर्फ यानी इनको रटा नहीं लगाना, बल्कि आपने इसको कंसेप्चुअली समझना है। मीन कि आपने इसके अंदर देखना है कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है, यानी कि एक एक टर्म को आपने अच्छी तरह समझना है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में ये M क्या है, V क्या है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में आपने M G H, यानी कि हर फार्मूले की एक एक टर्म को आपने अच्छी तरह समझना है। क्लियर है बात। जब आपने इन पूरी फार्मूला शीट को अच्छी तरह माइंड में बिठा लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने फर्दर एक फॉर्मेट बनाना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब वो फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट है, सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल रीड आउट करता हूं, और वो न्यूमेरिकल क्या है देखें, यहां आपको ऊपर एक स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अ मैन pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block। यानी कि
देखें इस स्टेटमेंट के अंदर वो कहता क्या है, वो अब सबसे पहला काम क्या था, मैंने स्टेटमेंट को रीड कर लिया बहुत अच्छी तरह, ठीक है। अब स्टेटमेंट की रीड आउट करने के बाद जब मुझे अच्छी तरह सारी स्टेटमेंट समझ आ गई, मैंने पहला काम क्या करना है, उस स्टेटमेंट को पिक्टोरियल शेप में कन्वर्ट कर देना है, यानी पिक्चर बना देना है। यानी जिस तरह देखें अभी जो मैंने स्टेटमेंट रीड आउट की, उस स्टेटमेंट को मैंने पिक्टोरियल शेप के अंदर कन्वर्ट किया। और वो पिक्टोरियल शेप क्या है, कहता है कि एक आदमी है जो कि एक ब्लॉक पर 300 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करता है। वो मैंने एक ब्लॉक बना दिया, एक फर्जी आदमी की शक्ल बना दी और उसके साथ मैंने 300 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करते हुए लगा दी, ठीक है। फिर कहता है कि इस 300 फोर्स न्यूटन को लगते हुए ये 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और उसको ब्लॉक को वहां तक जाने में टाइम लगता है 60 सेकंड्स। बताएं उस आदमी की पावर क्या होगी। अब आपने क्या किया, इस पूरी स्टेटमेंट को पिक्टोरियल शेप में जैसे ही कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करते ही सिंपली क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास जो मेन की पॉइंट्स थे वो हमारे सामने आ गए। मेन की पॉइंट्स क्या थे, फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, टाइम, इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, और बताएं इस टाइम में ये पावर कितनी हुई आदमी की, यानी कितना टाइम लगाने में। अब सिंपली हमने क्या किया, इसमें अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप है कि जब हमने उसको पिक्चर शेप में कन्वर्ट कर लिया तो हमने एक फॉर्मेट बना लेना है। वो फॉर्मेट क्या होगा कि सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लेना है, थोड़ी सी 2 से 3 लाइनों की स्पेस छोड़ देनी है, फिर उसके बाद टू फाइंड, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, फिर यहाँ 3-4 लाइनें छोड़ के रिजल्ट एंड पर, यानी ये आपने डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन लिख देना है, मार्कर से हेडिंग दे देंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, अब फाइनली अगर आप देखें तो जो जो चीज़ आपको एज अ गिवन डेटा यहाँ मिलती जाए आपने उसको यहाँ पुट कर देना है। मीन कि अगर आपको यहाँ फोर्स दी गई है, अब मैंने यहाँ लिख दी, वहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया गया मैंने यहाँ पर लिख दिया, टाइम दिया गया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर बात, जो चीज़ मालूम करने का कहे वो आपने इस जगह पर लिख देनी होगी। समझ आ गई बात ही। अब उसके बाद क्या करना होगा, अब यहाँ आपकी माइंड गेम स्टार्ट होती है। वो माइंड गेम क्या है कि अब आपने डिसाइड करना है कि यहाँ किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इस चैप्टर के हवाले से किस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखें सबसे पहले आपने देखना है कि इन तमाम फार्मूले के अंदर किस फार्मूले में FDT मौजूद है, आपने वो फार्मूला ढूंढना है। अब पहले फार्मूले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में देखें तो क्या मौजूद है हमारे पास W/T, और अगर मैं W को देखूं तो वो W किसके बराबर है, FD के। इट्स मीन अगर मैं 4th वन वाला फार्मूला लगाऊं P = W/T और यहाँ W की जगह क्या लगा दें, FD, यहाँ FD पुट किया डिवाइडेड बाय T, इससे मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल गया। और एंड पर हमने कह दिया कि हेंस पावर यूज्ड बाय अ मैन इज 250 वाट। अब सिंपली ये चीजें तो हमने क्लियर कर ली, लेकिन यहां से अगली गेम स्टार्ट होती है। और वो अगली गेम क्या है, देखें अगली गेम ये कि सवाल ये कि हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है। समझ आई बात, यानी हमें अप्रोच कौन सी यूज करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने आपको अप्रोच बताई है वो तो सिंपल यूजुअली एक ईजीएस्ट अप्रोच थी जो कि 9th-10th लेवल तक बच्चों को बताई जाती है, और इस अप्रोच से 9th-10th लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व हो भी जाते हैं। बट अब मैं बात करता हूँ कि एफएससी या एंट्री टेस्ट लेवल के हवाले से या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हवाले से अगर इस तरह न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें कंसेप्चुअल अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है, देखें जब वहां एमसीक्यू आते हैं तो वो एमसीक्यू कभी एज इट इज स्टेटमेंट नहीं होती। अब जब हमें डिफरेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें कुछ प्रैक्टिस दरकार होगी, और वो प्रैक्टिस किस तरह करनी है। देखें अब जरा यहाँ माइंड गेम स्टार्ट होने वाली है कि आपने प्रैक्टिस और माइंड गेम को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला काम, दोनों के अंदर इजीएस्ट अप्रोच में और कंसेप्चुअल अप्रोच में सेम पहला पॉइंट कि दोनों में पहला पॉइंट क्या है कि आपने फार्मूला शीट बनानी है, और फार्मूला शीट के अंदर क्या करना होगा, आपने हर फार्मूले की मीनिंग मालूम करने हैं कि उस फार्मूले का मतलब क्या होता है। मसलन कि अगर हमारे पास इक्वेशन F = m है, इसमें F का क्या मतलब है, m का क्या मतलब है और एक्सलेरेशन का क्या मतलब है। सिमिलरली F = k, q1, q2 और r² कॉलम लॉ की इक्वेशन है, तो इसमें तमाम पैरामीटर जो हैं इन सब का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। क्लियर बात ये। अब यहां तक समझने के बाद
बाद बच्चे वहीं इजीएस्ट अप्रोच यूज करके चल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आपने डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जंप नहीं करना। क्या करना होगा आपने, आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर जंप करने की बजाय आप सबसे पहले उस फार्मूला शीट के अकॉर्डिंग हर फार्मूले का कंसेप्ट रिकॉल करें, यानी कि ये फार्मूला किस किस जगह पर कंसेप्चुअली यूजफुल हो सकता है। आपने जनरल उसकी कंसेप्ट रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। अब जनरल कंसेप्ट रीडिंग के बाद आपने सबसे पहले वो एग्जाम्पल चूज कर लें जो सबसे आसान हो। आसान एग्जाम्पल करेंगे, आसान एग्जाम्पल करने के बाद उससे रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया होगा वो आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल और रिलेटेड न्यूमेरिकल हल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ जरा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इस टर्निंग पॉइंट पे देखें कि आपने फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट उस न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन के बाद अब आपने डायरेक्ट इजीएस से मीडियम टाइप न्यूमेरिकल पे नहीं जाना, आपने इजीएस से वेरी हार्ड टाइप, वेरी डिफिकल्ट टाइप न्यूमेरिकल पे जाना है। एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करनी है, लेकिन अब मुझे पता है कि जब आप डायरेक्ट इजीएस्ट अप्रोच से डिफिकल्ट एमसीक्यू पर आएंगे तो आप में इशू आना स्टार्ट हो जाएंगे। इशू क्या होंगे कि वो न्यूमेरिकल समझ नहीं आने वाला होगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। फिर आपने क्या करना होगा, अब उस दौरान दोबारा आपने उसी कंसेप्ट को दोबारा से रीड करना है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि किस तरह न्यूमेरिकल का और कंसेप्ट का आपस में बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता नजर आ रहा है, यानी कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं फिर कंसेप्ट पे चले जाते हैं, फिर कंसेप्ट जब आपको समझ आता है फिर न्यूमेरिकल, फिर कंसेप्ट, फिर न्यूमेरिकल। तो ये जो एक पूरा कमाल का रिलेशन है, इस रिलेशन को आपने समझना है। अब यहाँ गौर करना है कि जब आप पहले कंसेप्ट आपने रीड किया था वो जनरल था, बट अब आपने क्या किया, उसको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश की, आपने खुद से एक्सप्लोर किया। अब यहाँ कुछ ये जो कंसेप्ट अप्रोच है, ये कंसेप्ट अप्रोच के अंदर सबसे पहले आप कौन कौन से वेज है जिस तरह आप इनको इंप्रूव कर सकते हैं, मैं उन वेज का आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला वे जो हमारे पास है कंसेप्ट को इंप्रूव करने का, उसके अंदर पहले याद रखें आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त जो भी न्यूमेरिकल आपको इशू दे रहा है तो आप सबसे पहले खुद सॉल्व करें। 1 मरतबा करें, 2 मरतबा करें, 3 मरतबा, 4 मरतबा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको इश्यूज बहुत से आने लगेंगे। अब बच्चे अक्सर आ जाते हैं जी टीचर के पास, सर हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया बट हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाया, अब हमें कर दें। वो कहते हैं कि हमने 4 मरतबा 5 मरतबा किया। देखें स्टूडेंट्स कि ये 4 मरतबा 5 मरतबा न्यूमेरिकल हल करने का खेल नहीं है। अगर आपने प्रोफिशिएंट होना है, कभी आपने देखा कि टीचरों को, कि टीचर्स की बात करें तो क्या टीचर ने 3 या 4 या 5 दफा न्यूमेरिकल सॉल्व किया? नहीं, बल्कि उन्होंने कई सालों तक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए लगाया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बेतहाशा न्यूमेरिकल सॉल्व किए, बेतहाशा एग्जाम्पल सॉल्व की, बेतहाशा एमसीक्यूज सॉल्व किए। उसके बाद अभी भी मैं फील करता हूं कि आई एम नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता एमसीक्यू सॉल्व करना। लेकिन आप किस तरह 3-4 मरतबा अटेम्प्ट करके कह सकते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता? तो देखें इसके अंदर आपको कंसेप्ट को समझना है तो स्टेटमेंट को, कंसेप्ट को खुद से मैक्सिमम टाइम देना है आपने। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि भाई अक्सर बच्चे कहते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि टीचर के पास भी ना जाएं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, हम किस तरह करें? देखें आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में आप गूगल पर जाएं, आप इसके अलावा यूट्यूब पर चले जाएं, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बड़े हाईली एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ मज़े की बात यह है कि आप कोई एमसीक्यू, कोई न्यूमेरिकल 3-4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल आप गूगल पर डालें, आपको सेम एज इट इज़ विद सॉल्यूशन वो सॉल्व करके दे, सॉल्यूशन फॉर्म में न्यूमेरिकल या एमसीक्यू दे देगा। अब ये तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अब ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, या तो आपने जो स्टेटमेंट लिखी होगी वही स्टेटमेंट आपको इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी, या तो यूं होगा कि जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट लिखने के बाद वो उससे मिलती जुलती सॉल्यूशन दे देगा और उससे मिलता जुलता सॉल्यूशन आपने उसको देखकर अपना रिक्वायर्ड जो एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल होगा उसको इजीली सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट फाइनली हम चलते हैं कि अब इस स्टेप के बाद जब ये हो जाएगा, इसके बाद आपने दोबारा मॉडरेट न्यूमेरिकल की तरफ आना है और एग्जाम्पल कर लेनी है।
और फिर उसके बाद फाइनली जब आप ये हर किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और बार बार कंसेप्ट रीडिंग कर करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसके बाद एंड पॉइंट क्या होगा, आपने कोई प्रैक्टिस बुक ले लेनी है, उस प्रैक्टिस बुक से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर प्रैक्टिस बुक नहीं मिलती, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद आप उससे रिलेटेड आप लिखें सपोज वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर जाकर लिखें वर्क एंड एनर्जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो आपको वहाँ बेतहाशा न्यूमेरिकल आ जाएंगे और आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी इजीली होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात ये? अच्छा देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैंने आपको भी की है कि वो ये है कि आपको न्यूमेरिकल के सोल्यूशन के लिए किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं। देखें मैंने ये नहीं कहा कि आप टीचर के पास ना जाएं, मैंने उससे बेस्ट सोल्यूशन आपको बताया कि वो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि जब भी आप 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करने के बाद किसी टीचर से समझने जाएंगे, टीचर आपको अपने मेथड से समझाएगा। सिर्फ एक मेथड होगा जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वो उसकी आंखों से किया हुआ मेथड होगा। आपने उसकी यानी यूं समझ लें कि जब उसने आपको न्यूमेरिकल समझाया तो उसने अपनी आंखें लगा के आप में दे दी हैं और आपने उसी आंखों के जरिए नेक्स्ट टाइम भी उस न्यूमेरिकल को वैसे ही सॉल्व किया, यानी आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हुई। अब इसके बरक्स मैंने जो मेथड बताए वो ये हैं कि आप गूगल पे जाएं, उनको सर्च करें, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलेंगे, वहां से जाके आप उस न्यूमेरिकल की हेल्प लें, या इसके अलावा आपको यूट्यूब पर या ऑनलाइन इतने टीचर्स रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जब आप एक चीज को 3-4 जगहों से एक्सप्लोर करेंगे, आपके पास नए नए आइडियाज आ जाएंगे, और जब नए आइडियाज आएंगे तो आप खुद से उसके अंदर नई नई इनोवेशंस बनाएंगे। आप इवन के न्यूमेरिकल खुद से जनरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये है बेस्ट सॉल्यूशन न्यूमेरिकल की तरफ मूव करने का। अब हम चलते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अप्रोचेस क्या क्या हैं। देखें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अप्रोचेस वैसे 4 किस्म की होती हैं। पहली, जिनको मैं कंसिडर करता हूं 4 किस्म की है, और भी बहुत सी हो सकती हैं। पहली इसके अंदर है कि हम सिंपल इक्वेशंस को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। दूसरी है कि हम डिफरेंट लॉज को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तीसरी अप्रोच है वेक्टर अप्रोच के थ्रू हम मुख्तलिफ मेथड यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सिमिलरली एक स्केलर अप्रोच है। अब इसमें से 2 अप्रोचेज हैं जो मैं समझता हूं कि हमें यूज नहीं करनी चाहिए, और वो कौन सी हैं? सिंपल अप्रोच है या वेक्टर अप्रोच है। इसके अलावा अगर हम अप्रोच की बात करें तो लॉज वाली अप्रोच और स्केलर अप्रोच को इस्तेमाल करके हम इजीली नए आइडियाज की तरफ मूव कर सकते हैं। किस तरह? देखें अभी हम इस बात को क्लियर करते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। पहली एग्जाम्पल लेता हूँ मोशन एंड फोर्स की। अगर आप फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 लें, उस चैप्टर नंबर 3 में मोशन एंड फोर्स रिलेटेड आपको टॉपिक नजर आएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं और उससे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो उस न्यूमेरिकल्स में उस किसी भी की बुक वाले को देखें तो उस की बुक वाले ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू ये तमाम पैरामीटर जो कि उसके अंदर है, मोमेंटम को, मास को, फोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी। अब ये वाली अप्रोच इस अप्रोच से इजीएस्ट है। इसकी सिंपल मिसाल देता हूं कि जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्रोच यूज करते हैं तब आपको न्यूमेरिकल तकरीबन 6 से 7 स्टेप में हल हो जाते हैं। जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्रोच यूज करेंगे तो इससे भी आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगा, लेकिन वहां आपको स्टेप्स 15 से 16 स्टेप्स करना पड़ जाते हैं, जिससे जवाब फिर भी आ जाएगा लेकिन स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। यानी अप्रोच डिफिकल्ट है, तो हमने डिफिकल्ट अप्रोच यूज नहीं करनी, आसान अप्रोच यूज करनी है, लॉ वाली अप्रोच यूज करनी है, ना कि सिंपल इक्वेशन वाली। इस तरह मैं मिसाल लेता हूं एक और, चैप्टर नंबर 4 में जाएं, उसमें वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल देखें तो आप वहां वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल में वर्क इक्वेशन है, वर्क इक्वेशन को यूज करके भी आप सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप न्यूमेरिकल को देखें वहां पर आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले अप्रोचेस यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये अप्रोचेस बहुत आसान भी हैं और 6 से 7 स्टेप्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। यानी यहां से बात क्लियर हो गई कि इन अप्रोचेस को आपने यूटिलाइज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम तरह बातें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।